हेलो एवरीवन, दिनेश उपाध्याय। और ये वीडियो लेक्चर क्या है, सीएसएस का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल से सीएसएस को एक्सप्लेन किया है कि सीएसएस में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका क्या सेंस होता है। यानी आपको प्रैक्टिस अगर करना है सीएसएस के क्वेश्चन पेपर का, तो क्या क्या चीज़ आपके अंदर ज़रूरी है, जिसका होना ज़रूरी है, जिसके बाद आपको सीएसएस काफ़ी ईजी लगने लगेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। आई होप आपने लेक्चर का यानी सीएसएस का पार्ट 1 देख लिया होगा। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो कि 16 टू 33, यानी टोटल कितना होता है, 33 क्वेश्चन होता है, 33 क्वेश्चन होता है। 33 क्वेश्चन में से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है, और बाकी रिमेनिंग जो है क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग थोड़ा जल्दी में इसको कवर करेंगे और उतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल। चलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से समझें, पर टाइम टाइम को कम लेते हुए। ओके, तो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। इफ ए टीम लीडर कम्युनिकेट पॉजिटिवली with his teammates and gets the work done effectively, the person has। कह रहा है अगर टीम लीडर क्या है, कम्युनिकेट मतलब अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना जानता है अपने टीममेट्स के साथ, और क्या उसके काम को यानी गेट्स द वर्क डन इफेक्टिवली भी, और अच्छे से काम कराना जानता है, तो पर्सन है उसके अंदर क्या है, कौन सा पॉजिटिव बिहेवियर है, कौन मतलब उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, ये बताइए। कह रहा है एक टीम लीडर, सिंपल बात है, समझते हैं। एक टीम लीडर है, उसका बातचीत बहुत अच्छा है, पॉजिटिव में बात करता है अपने टीममेट के साथ, यानी जो भी साथ में काम कर रहे हैं उसके जो भी टीम मेंबर है उसके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करता है, और अपने काम को बहुत अच्छे से कराता है सबसे। यानी जब आपका बातचीत अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है आपके अंदर जो सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं वो अच्छे से करेंगे, अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ से आया टीम लीडर के अंदर, ये प्रॉपर्टी जो टीम लीडर के अंदर है, सबको मैनेज करके अच्छे से काम लेना, ये पॉजिटिव बिहेवियर उसके अंदर क्या बताता है, तो उसके बताता है गुड इंटरपर्सनल स्किल को। उसके गुड इंटरपर्सनल स्किल का मतलब ये होता है कि जहां आप काम कर रहे हैं वहां आपका बातचीत, आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन, आपका एटीट्यूड लोगों के प्रति, यानी जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ आपका कैसा रवैया है, कैसा बिहेवियर है, वो डिपेंड करता है आपके आउटपुट पे। यानी आप अगर टीम लीडर हैं तो आपका आउटपुट ये है कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, आप काम करा पाए। मैक्सिमम का कब होगा, जब आप अपने टीममेट्स के साथ पॉजिटिव वे में बातचीत रखेंगे और उनसे मैक्सिमम गेन कैसे लेना है आपको ये पता हो। गेन का मतलब क्या, उनका खून नहीं चूसना है, बल्कि उनका क्या करना है, उनका काम में सपोर्ट करना है। जैसे उनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कीजिए, ताकि वो अपना एफर्ट, अपना 100% एफर्ट लगा सके और आपका आउटपुट बढ़िया हो सके। तो आपको सारे टीममेट्स को साथ लेकर चलना है, उनके वीक पॉइंट को ध्यान देना है, उनके मतलब जो उनका प्रॉब्लम उसको रिजॉल्व करना है, और अपने काम को 100% करके दिखाना है। ओके, तो ये किसके अंदर आता है, इंटरपर्सनल स्किल के अंदर आता है। आगे चलते हैं। स्पेंडिंग टाइम इन प्लानिंग योर डे इज, कह रहा है कि आपको अपने डे का मतलब पूरे दिन का क्या करना है, कैसे स्पेंड करना है, एक दिन को कैसे स्पेंड करना है, उसका प्लानिंग करना, क्या अच्छा है कि खराब है। तो सिंपल सी बात है कि हमको आज का दिन कैसे स्पेंड करना है, इसका प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लान करेंगे तब आप क्या करेंगे, अपने जो बचा हुआ टाइम है उसको पॉजिटिव वे में यूज कर सकेंगे, यानी प्रोडक्टिवली क्या होना चाहिए, पॉजिटिव वे में उसको यूज कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आंसर ये हो जाए गुड। गुड ये क्या है, यानी अपने टाइम को प्लान करना, ये अच्छा है। इट इनेबल्स यू टू यूटिलाइज द अवेलेबल टाइम प्रोडक्टिवली। कह रहा है ये क्या करता है, आपको योग्य बनाता है, ताकि आप अपने काम को बचे हुए समय को अच्छे काम में वेस्ट कर सकें, अच्छे काम में यूटिलाइज कर सकें। वेस्ट का मतलब होता है बर्बाद कर देना, यूटिलाइज का मतलब पॉजिटिव वे में यूज करना। तो अपने टाइम को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज कर सकें, इसके लिए आपको अपने डे का हमेशा हर दिन का प्लान रहना चाहिए कि आज हमको क्या करना है। दिनेश हैज ए हैबिट ऑफ नेल बाइटिंग व्हेन सम अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम अराइज, दिस इंडिकेट्स दैट। कह रहा है दिनेश के अंदर ये हैबिट है कि वो तुरंत नाखून काटने लगता है। जब कोई प्रॉब्लम आता है उसके सामने, कोई भी एक छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो अपना नाखून कतरने लगता है। वो तो आदमी लोगों का आदत होता है कि नाखून लिया वहाँ दांत से टेट टेट करके खाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही कुछ टेंशन हुआ या कुछ उसको ज्यादा खुशी हुआ, अलग अलग लोगों का अलग अलग हैबिट होता है। तो इसमें कह रहा है दिनेश के पास ये हैबिट है कि वो अपना नेल बाइटिंग करना शुरू कर देता है। कब करना शुरू कर देता है, जब उसके सामने कोई प्रॉब्लम आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉब्लम से घबरा जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ही टेक्स स्ट्रेस वेरी इजी, यानी वो टेंशन को तुरंत ले लेता है। ओके, इसी वजह से वो नाखून नाखून कटरने लगता है। आगे चलता है। इन ए प्रेजेंटेशन यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल, दिस शोज योर। कह रहा है कि आपके प्रेजेंटेशन में यू शुड एक्सेप्ट डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल। आप जहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको अपने स्पीकर जो सामने, सॉरी, आपके जो सामने जज बैठे हुए हैं, जो रिव्यूअर हैं, जो आपको रिव्यू देंगे, वो अगर आपको कुछ कहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर ये आपके अंदर ये बिहेवियर है कि आप एक्सेप्ट कर सकते हैं डिफरेंट पीपल के डिफरेंट व्यूज को, इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है और आप पॉजिटिव एक्सेप्टेंस है आपके अंदर किसी भी क्रिटिकल फीडबैक को लेने के लिए। ठीक है, यानी आपके अंदर ये प्रॉपर्टीज मौजूद है कि आप किसी भी फीडबैक को, क्रिटिकल फीडबैक को पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और पॉजिटिव उस पर अपना एटीट्यूड रखते हैं। ओके, आगे चलिए।
हाउ शुड वी मैनेज टाइम, सिंपली बार बार वही चीज आता है, टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट. फॉर योर स्टूडेंट लाइफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम, then definitely you will not utilize it, and definitely it will be difficult for you to achieve your goal. तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना जानते हैं पॉजिटिव वे में, तो आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि आपका लाइफ में जो गोल है वो आप अचीव कर पाएँ. अगर आपने अभी तक लाइफ में कोई गोल सेट नहीं किया है, तो मेरा ये सजेशन है कि पहले अपने लाइफ का एक गोल सेट कीजिए कि हाँ मुझे ये गोल पाना है, किसी भी हाल में मुझे ये चाहिए. और फिर धीरे धीरे करके उस गोल को पाने के लिए आप क्या कीजिए, अपने रूटीन को एडजस्ट कीजिए कि इतने दिन में हम ये चीज़ कर लेंगे तो आगे ये गोल की तरफ बढ़ जाएंगे. जैसे आपको सपोज बनना है डॉक्टर बनना है, तो अभी आप मान लीजिए सपोज आप किस क्लास में, 12th क्लास में, सपोज 12th क्लास में आपने केवाईबी किया और आप ये वीडियो देख रहे हैं, ओके, और आपको बनना है डॉक्टर. तो आपको फोकस होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मुझे बायोलॉजी की तरफ यानी इंटरेस्ट होना चाहिए. तो आप अपना बायोलॉजी के में जो पेपर है उसको बढ़िया से पढ़िए, ओके, उसको बेहतरीन से सेट कीजिए और हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली सीखिए, ध्यान से देखिए, उसके ऊपर वीडियोस देखिए, उसके ऊपर थ्योरी पेपर, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, ठीक है. और देन आफ्टर आपको कंपटीशन निकालना है, नीट का एग्जाम निकालेंगे तभी तो डॉक्टर बनेंगे. ऐसा थोड़ा किसी बायोलॉजी पढ़ लिया हो गया. तो नीट के एग्जाम के लिए आपको 3 सेक्शन होना बहुत जरूरी है, यानी कि आप अगर इसमें पीसीएम भी हैं तो पीसीएमबी का 3 4 सब्जेक्ट आपके पास बेहतरीन होना जरूरी है. नहीं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने से आप डॉक्टर बन जाएगा, ऐसा नहीं है. तो आपको फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री भी होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए और बायोलॉजी भी होना चाहिए. अगर मैथ तो मतलब चलिए थोड़ा बहुत चीज़ें हो सकता है, मतलब कम है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका एकदम होना चाहिए 100%. बायोलॉजी की इक्विवेलेंटी होना चाहिए, तभी आप नीट क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छी जगह जा पाएंगे. तो आपको अभी से मेहनत करने की जरूरत होती है. अगर आप इंजीनियरिंग में हैं, डिप्लोमा में हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप चाहते हैं कि हमको आगे निकल के डिप्लोमा कर रहे हैं और आगे हमको बीटेक करना है, अच्छे कॉलेज से बीटेक करना है, तो सिंपली आपको अभी से फोकस करना होगा आपके कंपटीशन की तरफ कि आपका जो भी एग्जाम बीसीसीए का होने वाला है या फिर जेई का होने वाला है, जेई मेंस एडवांस जो भी होने वाला है उसकी तैयारी करना होगा. तो टाइम मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है अभी से. जहां आप हैं आज ही से शुरू कीजिए अपने टाइम को मैनेज करना ताकि आप फ्यूचर में अच्छा कर सकें. ओके, तो देखिए हाउ शुड बी मैनेज टाइम. क्या रहा है टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या होना चाहिए, तो पहले हम सबसे पहले हमेशा बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा ऑप्शन पढ़ते हैं. लेकिन इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने देखा था कि जो बड़ा ऑप्शन था वो गलत था. तो ऐसा नहीं कि हमेशा बड़ा ऑप्शन ही सही होता है, ऐसा याद नहीं रखिएगा. बल्कि यहाँ देखिए यहाँ क्या ये बड़ा ऑप्शन इसको पढ़ते हैं, क्या फॉर टाइम मैनेज क्रिएटिंग टास्क लिस्ट एंड टाइम टेबल एंड ऑल्सो प्लानिंग योर वर्क ऑन मंथली एंड ईयरली बेसिस वेरी इंपॉर्टेंट. This plan must be realistic and specific, prioritizing your work according to the importance and urgency also helps. Without which time is wasted in things that are not important and then we have no time left to do important things. तो भैया सर आप जितना जल्दी जल्दी फटाफट पढ़ दिया, इसमें हमको थोड़ा समझ में आया कि क्या हो रहा है, तो इसके लिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा करना भी अच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ा आपको शॉर्टकट में बताऊंगा क्या कह रहा है. इसमें कह रहा है कि आपको टाइम मैनेज करना है किसके लिए, किसी भी टास्क को करने के लिए, तो उसके लिए एक टाइम टेबल बनाना होगा, अपने डे को प्लान करना होगा, और प्लान करने के बाद किससे प्लान करना होगा, मंथली और ईयरली बेसिस पे प्लान करना होगा. यानी कि मंथ में आपको कितना गोल अचीव करना है, ईयर में एक साल में कितना अचीव करना है. उसके बाद क्या करना है, दिस प्लान मस्ट बी रियलिस्टिक एंड स्पेसिफिक. ऐसा ये प्लान ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकली आप खाली प्लान कर लिया बैठे हुए हैं, काम कर ही नहीं रहे, खाली प्लान करके छोड़ दिया. तो जब प्लान किया है तो उसके अकॉर्डिंग काम भी करना होगा रियलिस्टिक बेस पे, यानी रियल लाइफ में आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपना स्टेप बढ़ाना होगा. प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी हेल्प्स हेल्प. कह रहा है साथ में आपको ये करना होगा कि आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें प्रायोरिटी देखना होगा कि किस काम को करना ज़्यादा जरूरी है अभी मेरे गोल को अचीव करने के लिए. तो पहले वो काम करना होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट, इस तरह से. ये ना कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको छोड़ दिया, वो फंस गया और आगे जो कम इंपॉर्टेंट उसको करते चलेगा. तो प्रायोरिटाइजिंग करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने गोल को अचीव करने. विदाउट दिस टाइम इज वेस्टेड इन थिंग्स दैट आर नॉट इंपॉर्टेंट. कह रहा यही कह रहा है कि अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, किसी भी काम को प्राथमिकता नहीं देंगे कि कौन काम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या होगा कि आप उस काम को करने में अपना टाइम ज़्यादा बर्बाद कर देंगे जिसका जो काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. जो कम इंपॉर्टेंट उसको करने में आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे. तो ये क्या करेगा, इससे क्या होगा, आपके पास जो जरूरी काम है करने के लिए उसके लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा. वी हैव नो टाइम लेफ्ट टू डू इंपॉर्टेंट थिंग. जो इंपॉर्टेंट काम है उसको करने के लिए आपके पास टाइम नहीं बचेगा. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पूरा फंडा है टाइम मैनेजमेंट करने का. तो इसमें सारा कुछ मेंशन किया गया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कैसे करना है, क्या क्या है. तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो है वो यही है, ऑप्शन डी. ऊपर पढ़िएगा तो उसमें क्या थोड़ा थोड़ा बात लिखा हुआ, किसी में कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, किसी में अलग अलग तरीके से. देखिए ये बढ़िया, सिंस टाइम मैनेजमेंट हैज टू बी डन एट वर्क प्लेस वी वर्क केयरफुली एंड फुल इंटेंशन वी नेचुरली मैनेज द टाइम. डूइंग आवर वर्क इन टाइम मैनेजमेंट टाइम डूइंग आवर वर्क इन टाइम इज द टाइम मैनेजमेंट. देखिए इसमें कुछ बात ठीक है लेकिन कुछ बात ठीक नहीं है. कह रहा है कि टाइम मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं है. ये टाइम मैनेजमेंट कहाँ करना चाहिए, सिर्फ वर्क प्लेस पे करना चाहिए. यहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आप अपने काम को ध्यान से कीजिए, और जैसे ही आप अपने काम को ध्यान से करने लगेंगे वो अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा और सब कुछ क्या हो जाएगा. टाइम मैनेजमेंट क्या करेगा, डूइंग आवर वर्क इन टाइम इज टाइम मैनेजमेंट. कह रहा अपने काम को टाइम पे करना ही टाइम मैनेजमेंट है. सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने काम को टाइम पे कर रहे हैं,
टाइम मैनेजमेंट के अंदर नहीं। उसमें क्या है कि प्रायोरिटाइजिंग, यानी कि आपको किसको प्राथमिकता देना है, किस काम को प्राथमिकता देते हुए काम करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। और कौन सा काम आपके गोल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको डिसाइड करना ज़रूरी है। अगर आप काम करते जा रहे हैं तो छोटा छोटा अनइम्पॉर्टेंट, मतलब जो कम इंपॉर्टेंट है उसको भी आप काम पहले कर दे रहे हैं, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसको बाद में, तो उससे क्या होगा कि वो भी आपका क्या है, गड़बड़ है, अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि जो काम जितना इंपॉर्टेंट है उसको पहले किया जाए। तो ये पूरा आंसर नहीं है, बल्कि और भी आंसर का पार्ट जो है, सारा पार्ट यहाँ। तो ये आंसर इसका सबसे अप्रोप्रिएट होगा। तो आप पढ़िएगा, जो भी पढ़िएगा, मैं इसलिए नहीं पढ़ा कि वो सबको पढ़ के एक्सप्लेन करने लगूंगा, तो क्या है कि सारा चीज़ अलग अलग लगेगा, मतलब कुछ अच्छा नहीं है। मतलब ये पढ़ने के बाद क्या है, आपको मीनिंग तो बता दूंगा लेकिन ये आंसर नहीं है। और पढ़ने के बाद कुछ आपको शुरू से पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट, ये आंसर नहीं है। तो ये कह रहा है, मेकिंग ए लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डन, नथिंग हाउ मच टाइम कैन बी गिवन फॉर ईच टास्क, एंड देन क्रिएटिंग ए टाइम टेबल रियली डज नॉट हेल्प एनीवन टू मैनेज टाइम। कह रहा है कि सिंपली टाइम टेबल क्रिएट करने के बाद ये किसी भी काम को, किसी भी इंसान को टाइम मैनेज करने में हेल्प नहीं करता। टाइम टेबल बनाना टाइम मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करता, ये इसका मतलब ये कहा जा रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या कहेंगे कि ये आंसर सही नहीं है। आंसर सही कौन है, इसमें सब कुछ कहा गया है, सारा चीज़। तो आप एक बार नहीं बल्कि दो तीन बार, हर एक ऑप्शन को दो तीन बार पढ़िए, और जो आंसर है उसको चार पांच बार पढ़ के देखिए, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ये आंसर क्यों है। ओके, आगे चलते हैं। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नोइंग आइडेंटिफाइंग आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो कह रहा है कि क्या इसका एडवांटेज है अगर हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानते हैं, तो इसका क्या फायदा है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानना। तो कह रहा है वी कैन वर्क टू रिड्यूस आवर स्ट्रेंथ एंड टू इनहेंस आवर वीकनेस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसको मतलब हम अपना, अगर मतलब आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानते हैं तो इससे क्या फायदा होगा कि हम लोग कम कर सकते हैं, क्या अपने स्ट्रेंथ को कम करने पे ध्यान दे सकते हैं और वीकनेस को बढ़ाने में। क्या ये सही है? नहीं। यह सी बात है कि हर आदमी क्या करेगा, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और वीकनेस को कम करेगा, ये नहीं चाहिए। यहाँ उल्टा लिखा हुआ, वी आर एबल टू ऑथोराइज विद अदर्स एंड दिस की वॉज इम्पोर्टेंट, वी आर एबल टू ऑथोरिटेटिव विद अदर्स एंड गिव अस इम्पोर्टेंस। ये क्या है कि ये हमको दूसरे के प्रति, दूसरे के सामने इंपॉर्टेंस दिलाने के लिए जरूरी है, तो नहीं, ये भी सही नहीं है। वी कैन डेवलप आवर कैपेबिलिटीज एंड देयर बाय डेवलप आवर पर्सनैलिटी। कह रहा है कि ये हमको क्या है कि इसके थ्रू हम अपने कैपेबिलिटी, जो अब मेरे अंदर जो मेरी योग्यता है उसको बढ़ाने में यूज कर सकते हैं, और ये क्या करेगा, ये हमारे पर्सनालिटी को भी बढ़ाएगा। तो ये कुछ ऑप्शन सही लग रहा है और ये हो सकता है। आगे चलते हैं। वी कैन स्टे सेफ एंड इन केस वी मेक मिस्टेक वी नो दैट हाउ नॉट टू लेट इट टू बी नोन और काउट बाई अदर्स। कह रहा है कि ये मतलब हमारा वीकनेस और स्ट्रेंथ जो है, हम उसको इस तरह से यूज कर सकते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, ठीक है, कोई गलती हो जाए तो हम फटाक से अपने स्ट्रेंथ को यूज करते हैं, उस पर छिपा दें उस गलती को, ताकि दूसरा कोई पकड़ ना पाए। ये कह रहा है कि अपने गलती को छिपा लेने में इसका यूज करें, तो ये सही नहीं है, बल्कि सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अशोक स्पीक्स वेल, यानी अशोक क्या होता है, अच्छे से बोलता है, बट डजंट वांट टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन ए ग्रुप। लेकिन अपने आप, अशोक अच्छा बोलता है, मतलब एक अच्छा स्पीकर है, इंग्लिश अच्छा जानता है, सब कुछ जानता है, लेकिन अपने आप को किसी ग्रुप में एक्सप्लेन नहीं कर पाता, यानी अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाने का मतलब क्या है कि अपने आप को किसी के सामने नहीं रख पाता। दिस मीन्स दैट, यानी कि आपके अंदर हेजिटेशन है, शाई नेचर है, वीक है, बोल्ड नहीं है आप, इसीलिए इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि आप जानते सब कुछ है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इसके अंदर ये इसका मतलब ये हो, क्या आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसके लिए क्या है, क्या रीजन हो सकता है, ही नीड्स टू थिंक अबाउट हिज प्रॉब्लम, इसको अपने बारे में सोचना चाहिए। ही हैज टू ओवरकम हिज फियर, यानी इसको अपने डर के बारे में काबू करना चाहिए। ही नीड्स टू वर्क ऑन इंटरपर्सनल स्किल एंड कॉन्फिडेंस। तो ये सबसे अप्रोप्रिएट है। हालांकि आंसर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, लेकिन ये सब उतना अप्रोप्रिएट नहीं है जितना कि ये। इसमें क्या कह रहा है, ही नीड्स टू वर्क ऑन इंटरपर्सनल स्किल, उसे अपने इंटरपर्सनल स्किल पे काम करना चाहिए और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि वो घबरा जाता है, दूसरे के सामने आकर घबरा जाता है, यानी उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो उसको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्टअप करना होगा और अपने इंटरपर्सनल स्किल को बढ़ाना होगा। इंटरपर्सनल स्किल का मतलब क्या हुआ कि उसे इस तरह से मेहनत करना होगा ताकि दूसरे के सामने वो खड़ा होकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे से बातचीत बढ़ाना होगा, एक दूसरे को समझना होगा, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। टू आइडेंटिफाई, तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला। टू आइडेंटिफाई निगेटिविटी इन यू, कह रहा है कि आपके अंदर कोई नकारात्मकता चीज है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहले इसको नेग्लेक्ट योर वीकनेस, यानी जो आपके अंदर निगेटिव है उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। ये सही है, नेग्लेक्ट करना नहीं, सही नहीं है। हाइड योर वीकनेस फ्रॉम योर फ्रेंड, तो अपने वीकनेस को किसी भी फ्रेंड से छिपा लीजिए, यानी दोस्त है उससे वीकनेस को छिपा कर रखे ताकि वो मजाक ना उड़ाए। तो ये ठीक है, नहीं। स्पीक अबाउट योर वीकनेस विथ योर फ्रेंड, कि आप अपने वीकनेस के बारे में दोस्तों को, यानी कि क्या है, जो दोस्त आपके, दोस्त का मतलब क्या है, जो आपका खास दोस्त है, तो उसको अपने वीकनेस के बारे में बताइए। क्या ये सही है? सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप अपने दोस्त को अपने वीकनेस के बारे में जब बताएंगे तो वो आपको उसको सॉल्यूशन को ढूंढने में मदद करेगा।
अगर अच्छा दोस्त होगा तो वो आपको बताएगा कि कैसे तुम इस प्रॉब्लम पे ओवरकम कर सकते हो और कैसे इसको अपने अंदर से दूर कर सकते हो। तो ये दोस्तों को आपको अपने वीकनेस को बता सकते हैं आप। ओके। जीलसी मेक्स द प्रॉब्लम, जेलसी मतलब क्या हो, जलना। ये क्या कहता है, मेक्स द पर्सन इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग गुड थिंग इन अदर्स। तो कोई भी आदमी जलता कब है, जब कोई दूसरे की अच्छी चीजों को वो देख के एक्सेप्ट नहीं करता है, तब वो जलता है। यानी अगर आपका दोस्त टॉप कर रहा है और आपका मार्क्स कम आ रहा है तो आप देख के जल रहे हैं, तो मतलब आप अपने दोस्त के अंदर की अच्छाई को देख के एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, जल रहे हैं उससे। ओके। आगे बढ़ते हैं। समीर कॉल इज फ्रेंड एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंटली व्हेन ही इज इन ऑफिस। दिस इंडिकेट्स दैट, क्या रहा, समीर क्या कर रहा है, अपने दोस्त को कॉल करता है और अपने रिलेटिव को कॉल करता है जब भी वो ऑफिस में रहता है। यानी आप गए ऑफिस में, आपका फ्री का फोन मिला हुआ है, आप जरा फोन घुमाना शुरू कर दिया, अपने दोस्त लोग को, अपने रिलेटिव लोग को बात कर रहे हैं, गप्पे हाँ कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो, ये आपका हैबिट हैबिट अच्छा है? तो नहीं, ये हैबिट बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये क्या कर रहा है, वो टाइम का, कंपनी का टाइम वेस्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है, कंपनी का वो टाइम वेस्ट कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ये अच्छा नहीं है। तो ही इज मिस यूजिंग द कंपनी टाइम। क्या कर रहा है वो, कंपनी के टाइम को मिसयूज कर रहा है। ओके। और ऑप्शन क्या है, ही लाइक्स टू स्पीक ऑन फोन वेरी मच। वो फोन पे बात करना उसे बहुत अच्छा लगता है इसलिए वो बात कर रहा है। नहीं, ये गलत है। ऑफिस में है तो फोन पे बात करना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब थोड़ा है कि ऑफिस में जाए काम नहीं करके डायरेक्ट फोन उठाया और गप करना शुरू कर दिया। द कॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यानी हर वक्त तो बात कर रहा है तो ये थोड़ा एक कॉल इंपॉर्टेंट है, हर कॉल उसका इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, दिन भर बात ही कर रहा है, तो मतलब कि वो टाइम का गलत इस्तेमाल कर रहा है कंपनी। और ये हैबिट अच्छी है और ये हैबिट नहीं है। टेकिंग कंप्यूटर प्रिंटेबल शीट फ्रॉम ऑफिस टू होम सूट्स द वर्क प्लेस एथिक्स। कह रहा है कि कंप्यूटर का जो कागज होता है, जैसे प्रिंटर का जो कागज होता है, उसको लाके घर का, मतलब ऑफिस का कागज घर लाके प्रिंट करना है, आराम से उसका इस्तेमाल करें। यानी ऑफिस के काम, ऑफिस के सामान को घर लाके अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है। ये तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है? तो नहीं, ये आप इससे एग्री हैं? तो नो, आई एम नॉट एग्री विद दिस। Sadness, anger, boredom, irritation, and many similar feelings are dangerous and should be nipped in the bud instantly. Is as कह रहा है कि सैडनेस मतलब क्या होता है, उदासी। एंगर मतलब गुस्सा। बोर्डम मतलब बोरियत। ठीक है, बोर्डम का मतलब क्या होता है, बोर होना, उब जाना। इरिटेशन का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ापन। एंड मेनी सिमिलर थिंग्स आर डेंजरस। कह रहा है इस तरह का कोई भी निगेटिव थिंग क्या होता है, आदमी के लिए डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा चीज आपके अंदर क्या होता है, निगेटिविटी को बढ़ाता है। निगेटिविटी मतलब क्या, नकारात्मकता। जिससे क्या होगा कि आपके अंदर अपना कॉन्फिडेंस लूज होता जाएगा, आपको कुछ करने का जो जज्बा है वो खत्म होता जाएगा। तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत ही डल से हो जाएंगे और सब कुछ आपकी जिंदगी से जाता रहेगा। तो ये सारी चीज को दूर रखना चाहिए, सैडनेस को, एंगर को, बोर्डम को, इरिटेशन को हटा के अपने से दूरी रखना चाहिए। तो क्यों करता है, क्यों तो दूर करना चाहिए, क्योंकि ये हेल्प करता है निगेटिविटी को बढ़ाने में आपके अंदर, नकारात्मक नकारात्मक बिहेवियर को बढ़ाने में ये हेल्प करता है ये सारा चीज। इसीलिए इन सबको हमको अपने से दूर रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स योर इमेजिनरी प्रॉब्लम गिव्स यू मोर स्ट्रेस देन रियल लाइफ प्रॉब्लम। यस, एग्री। कह रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है, कोई काल्पनिक समस्या हमको जो होता है, वो हमको रियल लाइफ में बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम देता है। काल्पनिक समस्या का मतलब क्या हो गया, आपके रियल लाइफ में नहीं है लेकिन आप सोच रहे हैं। जैसे आपको पहले से कोई डर खाया जा रहा है अपने से, अभी हुआ नहीं है, आपने सोच लिया कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिंदगी में जीने के लिए कोई आशा नहीं रहेगा, सब कुछ मुझे छोड़ के चला जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, ये वो रिजल्ट, बहुत कुछ सोच लिया और परेशान है, टेंशन है। अब पहले रिजल्ट आया नहीं, पहले से सोचा हूँ हर कुछ। ये क्या है, आपका इमेजिनरी प्रॉब्लम है। तो ये आपको क्या करेगा, हमेशा रियल लाइफ में, यानी आज की जिंदगी जो आप जी रहे हैं उसमें क्या आप खुशी नहीं रह पाएंगे, आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। तो ये आप इस कंडीशन से आप सहमत हैं कि आपका इमेजिनरी प्रॉब्लम जो है आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम से ज्यादा डेंजरस है? तो हाँ, बिल्कुल सही। क्योंकि इमेजिनरी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देता है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को खाया था इमेजिनरी प्रॉब्लम। ओके, तो हमेशा इससे आदमी को दूर रहना चाहिए। आगे चलते हैं। When you join a new friend circle, there is nothing wrong in proudly presenting your talent, because देखिए यही चीज, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, उसमें लिखा हुआ था कि क्या ठीक है, आप नए दो फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं तो आप क्या कर सकते हैं बिना कुछ किए, मतलब दोस्तों के बीच में बैठ रहे हैं तो क्या आप बता सकते हैं दोस्तों को अपने टैलेंट के बारे में? तो हाँ, यहाँ पे यही कह रहा है कि अपने दोस्तों को अपने टैलेंट के बारे में बताना, क्या यह सही है नए नए फ्रेंड सर्कल में? तो हाँ सही है। क्यों? क्योंकि ऑल फ्रेंड मस्ट एक्सेप्ट योर आइडियाज। आपके सभी फ्रेंड को आपके आइडियाज को एक्सेप्ट करना जरूरी है? नहीं, सभी फ्रेंड आपके आइडिया को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि हर फ्रेंड को ये पता हो जाना चाहिए कि आपके पास क्या पॉजिटिव टैलेंट है, ताकि उसको बाद में कहीं पे यूज जरूरत पड़े तो यूज कर सकता है कोई फ्रेंड आपके पॉजिटिव टैलेंट को। ओके, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू सो। आपको ये चीज मतलब इसलिए करना जरूरी है क्योंकि आपको ये करना, मतलब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप बोलें, नहीं, बल्कि ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक इंसान को, हर एक दोस्त को आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या स्किल है। इससे ये होगा कि वो लोग
आपको ज़रूरत के टाइम में आपके उस स्किल से बेनिफिट ले सकते हैं और आपको भी उसका पॉजिटिव वे बता सकते हैं कि उस स्किल को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके, देखिए ये सिंपली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने बहुत सारे सीएसएस के एग्जाम में लोगों से फीडबैक, स्टूडेंट से फीडबैक लिया तो ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है, समीर कॉलेज प्रोफेसर हैज आस्क्ड एवरी इन हिज क्लास टू मेक ऑफ लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। He also wants every student to come and read out their list of read out their list for class. Sameer is against this idea. Answer the following. Do you think that if yes, why? Do you think that he is right? मतलब समीर is right. If yes, why? If not, why? सिंपल क्वेश्चन को इस तरह समझाया जा सकता है कि समीर के कॉलेज में टीचर ने कहा, प्रोफेसर ने कहा कि सभी लोग अपना एक स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक नोट कॉपी में लिख के रखेंगे। पहला काम अपने नोट कॉपी में यानी नोट डाउन करेंगे कि आपके अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या पॉजिटिव स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है, इसको नोट कीजिए पेज पे और उसके बाद उसको क्लास के सामने आके पढ़िए और बताइए सबको मेरा ये स्ट्रेंथ है और मेरा ये वीकनेस है। तो समीर जो है इस आइडिया के खिलाफ है, मतलब कह रहा है कि ये आइडिया अच्छा नहीं है। तो क्या आप सोचते हैं कि ये आइडिया समीर का जो मतलब समीर जो सोच रहा है ये सही है कि गलत है? आप अपने हिसाब से बताइए। तो पहला कह रहा है समीर इज राइट, मतलब समीर सही है क्योंकि लिसनिंग आउट आवर वीकनेस में डिमोटिवेट अस, ऑल्सो अदर विल कम टू नो व्हाट वी आर नॉट गुड एट एंड दे मे लाफ एट अस। कह रहा है कि इसका मतलब एक आंसर ये बन रहा है कि समीर सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरे वीकनेस को पहले तो हमको अगर हम अपने वीकनेस को बताएंगे तो हम अपने अंदर से डिमोटिवेट हो जाएंगे, ये हमको मेरे अंदर ये वीकनेस है। और दूसरा ये कि हम अगर किसी को अपना वीकनेस बताएंगे तो सामने वाला सुन के क्या करेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, हंसेगा, तो इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो ये क्या सही है? तो इसको रखते हैं होल्ड पे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। Samir is right because doing what the professor asked will let the other people taking advantage of our strength and hold us low esteem if they know our weakness। कह रहा है कि समीर का कहना सही है क्योंकि अगर प्रोफेसर जो कह रहे हैं अगर वो करेंगे तो क्या होगा, दूसरा आदमी जान जाएगा कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, तो बाद में उस कमजोरी का फायदा उठा के मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, मेरे लिए गलत सोच सकता है, मेरे प्रति कोई भावना गलत हो सकता है। तो ये भी लग रहा है उसी तरह से सेम पहला और तीसरा लगभग, पहला और चौथा लगभग सेम लग रहा है। आगे जाते हैं। ओनली बाय इमेजिंग आवर स्ट्रेंथ एज वेल एज आवर वीकनेस इट इज पॉसिबल टू गेट सक्सेस सो वी डोंट हैव टू वर्क ऑन देम। कह रहा है कि सिर्फ ये सोच लेना है कि मेरे अंदर, आपको अपने दिमाग में ये सोच लेना है कि हाँ मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ और ये वीकनेस है और ये सोच के काम करने में ही हम अपना सक्सेस को पा सकते हैं। कह रहा है कि ये सिर्फ सोच लेना हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, उसी के अकॉर्डिंग काम करते रहने पर हम सक्सेस को पा सकते हैं। तो क्या है पॉसिबल है? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को क्या करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा और लोगों के क्या है सजेशन को लेना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉब्लम आपके क्या रिजॉल्व होगा। आगे ये और ये इसमें कह रहा है क्या, ऑल ऑफ अस हैव सम स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कह रहा है सब में कुछ ना कुछ कमी और किसी में कुछ कमी होता है, किसी में कुछ अच्छाई होता है, सब में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ अच्छाई है। अनलेस वी लिस्ट देम आउट रियलिस्टिकली एंड सिस्टमेटिकली हाउ वुड इट बी पॉसिबल फॉर अस टू वर्क ऑन देम एंड इम्प्रूव। तो समीर इज नॉट राइट। ये ऑप्शन कह रहा है कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी होता है और कुछ ना कुछ खराबी होता है। अगर हम कोई ये खूबी और खराबी अगर हम लिस्ट नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं और उस पर सोचेंगे नहीं और उसको बताएंगे नहीं दूसरे को, तब तक हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम इसको कैसे दूर करेंगे। हाउ वुड इट बी पॉसिबल फॉर अस टू वर्क एंड देन इम्प्रूव। कह रहा है तो हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ होना जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को लिखिए और अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कीजिए कि मेरा ये स्ट्रेंथ है और मेरा ये वीकनेस है, अब ये बताओ कि हम अपने वीकनेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तुम्हारे सजेशन के साथ उस सजेशन को सुनिए दोस्त के, जो अच्छा लगे उसमें से एक्सेप्ट कीजिए, जो ना अच्छा लगे उसको ड्रॉप कीजिए और उस पर फोकस कीजिए ताकि आप अपने वीकनेस को भी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकें। ओके, तो ऑप्शन ये सबसे अप्रोप्रिएट। ओके, आगे चलते हैं। प्रिपेयरिंग टू डू दिस हेल्प्स यू टू। कह रहा है कि टू डू लिस्ट क्यों बनाया जाता है, ताकि आप अपने टास्क को प्रायोरिटी दे सकें कि कौन सा टास्क किस टाइम में ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, टू डू लिस्ट क्यों बनाते हैं कि किस टाइम पे हमको क्या काम करना है, तो किस लिए बनाते हैं ताकि हम अपने काम को प्राथमिकता दे सकें कि कौन सा काम हमको किस वक्त मतलब कितना इंपॉर्टेंट लगता है उसके अकॉर्डिंग करें। आगे चलते हैं। कह रहा है टुडे आई हैड बीन वर्किंग अबाउट समथिंग सिंस मॉर्निंग। Since morning, okay. Since morning was late reaching work and on the top of that my clothes got wet and muddy because of the heavy rain. My colleagues saw me and started laughing, saying funny things about me. Usually I do not lose my temper, but today I became very angry and yelled out at them. Answer the following question. What should I do now? कह रहा है कि एक आदमी है, सपोज आप सुबह सुबह क्या हुआ कि आप कॉलेज के लिए जा रहे थे, ओके, आप लेट हो गए कॉलेज जाने के लिए। क्यों लेट हो गए? क्योंकि आप रास्ते में क्या हुआ, बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, आपका कपड़ा भीग गया। साथ में क्या हो गया, कुछ मड़ी, मतलब मड़ी का मतलब हो गया कि कीचड़ वगैरह आपके कपड़े पे लग गया, डस्ट वगैरह। ओके, ड्यू टू द हेवी रेन क्या हो गया, ये सारा चीज लग गया।
आप कॉलेज पहुंचे, आपके कलीग आपको देखे और आप भीगे हुए और गंदे थे, तो क्या हुआ, कलीग आपको देख के हंसने लगे। तो और क्या हो गया, और से फनी सेइंग फनी थिंग्स अबाउट मी, मतलब मेरे बारे में, उसके आपके बारे में कुछ मतलब हंसने वाली बात कुछ बोलने लगे। तो आप जनरली क्या है, कह रहा है यूजुअली आई डू नॉट लूज माई टेम्पर, यानी जनरली मैं अपना टेम्पर मतलब अपने गुस्से पर काबू रखता हूँ और लूज नहीं करता हूँ, लेकिन उस दिन जब वो लोग बोलने लगे इतना सारा चीज़, इतना मजाक उड़ाने लगे, तो मुझे क्या हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनको बहुत डांटा, बिकम वेरी एंग्री एंड इलेट देम, और मैं उनसे झगड़ने लग गया। ठीक है, तो क्या ये सही है, आप बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए था इस कंडीशन में, आपको ये लगता है क्या करना चाहिए था। तो क्वेश्चन को आंसर करते हैं यहाँ से, अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन आया तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपने डांट दिया सबको, वो चिल्ला के लड़ लिया, झगड़ लिया, क्योंकि आप एक ही जगह काम करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह पढ़ाई करते हैं, और आपने अपने कलीग से क्या कर लिया, झगड़ा कर लिया और उसको पूरा सुना दिया भर पर। ठीक है, लेकिन जनरली आप करते नहीं थे, लेकिन आपने कर दिया, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो कह रहा आई नो दैट इट वॉज रॉन्ग, मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं था, टू लूज माई टेम्पर, सो आई मस्ट काम डाउन एंड देन गो एक्सप्रेस माई रिग्रेट, देन आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन शॉर्ट दैट आई हैव बीन वरीड एंड व्हाट द रीजन हैड बीन, देन आई शुड स्टार्ट बीइंग नॉर्मल एज यूजुअल। कह रहा है कि सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि ये सही नहीं था जो मैंने किया, क्योंकि अपने टेम्पर पे यानी अपने गुस्से पे काबू ना रखना ये गलत चीज़ है। तो हमको क्या होना चाहिए, पहले हमको अपने आप को शांत करना होगा, और उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, अपने आप में अंदर से क्या होना चाहिए, रिग्रेट होना चाहिए। रिग्रेट मतलब क्या होना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए अपने आप पे कि हमने जो किया वो गलत है। देन आई कैन ऑल्सो एक्सप्लेन इन शॉर्ट दैट आई हैव बीन वरीड, और उसके बाद हमको क्या करना चाहिए, जाके उन लोगों को ये बताना चाहिए कि क्यों मैं टेंशन में था और क्यों टेंशन के कारण मैंने ये सब बोल दिया। देन आई शुड स्टार्ट बीइंग नॉर्मल एज यूजुअल, कह रहा है कि पहले उन लोगों से जाना चाहिए, उन लोगों से मिलना, जिनको आपने बोल दिया ये सारा चीज़, उनसे जाके अपने आप को कहना चाहिए कि हाँ मैंने गलती की, मुझसे गलती हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैं टेंशन में था, इसलिए मुझसे इशारा हो गया। तो ये सारी बात को खत्म किया जाए और आपको एक नॉर्मल बिहेव करना स्टार्ट करना, नॉर्मल तरीके से बिहेव करना शुरू करना चाहिए। तो यही सबसे अच्छा आंसर है, और यही सबसे पहले कह रहा है। आप नीचे पढ़िए और सारा चीज़ पढ़िए, तो आपको क्या लगेगा, पढ़ने के बाद लगेगा कि नहीं ये सही, जैसे ये देखिए, से नथिंग टू एनी वन टिल समवन सेज एनीथिंग, कह रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद लड़ाई झगड़ा करना चाहिए, आपको कुछ कहना नहीं चाहिए किसी से भी, और चुपचाप बैठना चाहिए अपने पास। टिल देन एक्ट एंड बिगिन वर्किंग एज एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो कह रहा है क्या करना चाहिए, आपको चुपचाप उनसे लड़ाई झगड़ा करने के बाद कुछ नहीं करना चाहिए, चुपचाप जाना चाहिए और अपना बैठ कर नॉर्मली काम करना शुरू कर देना चाहिए, कोई किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, आई मस्ट स्टार्ट वर्किंग इमीडिएटली बिकॉज आई एम ऑलरेडी लेट, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, कह रहा है कि आप ऑलरेडी, हम लेट हो चुके हैं, तो हमको लड़ाई झगड़ा करने के बाद किसी से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जल्दी से अपना काम शुरू कीजिए और अपना काम करके खत्म करिए, बस हो गया, किसी से कोई मतलब नहीं रखना है। I can all I need to do is say sorry and start work. If any of them approach in a friendly way, then I should talk to them. Otherwise, all the day I must not speak much with them. कह रहा है कि मतलब क्या है, हमको सॉरी कहना चाहिए उन लोगों से और अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। अगर उनमें से कोई आए बात करने के लिए तो उससे बात करना चाहिए, नहीं आए तो एकदम बात नहीं करना चाहिए और चुपचाप बैठा रहना चाहिए, तो ये भी सही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन। ओके, सब क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आपको काफ़ी आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा, लेकिन एक बात आपको दिमाग दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया होगा कि आप अगर सीएसएस का क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ उसके सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसका मतलब साफ साफ समझ में आना चाहिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। अगर आप इसको नहीं समझते तो आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे और वो कभी भी सही नहीं हो सकता। ओके, तो पहला थिंग ये है कि आप आज से ही पेपर पढ़ने की हैबिट डालिए, पेपर पढ़िए, उसके मीनिंग को समझिए, तब आपको सीएसएस जैसा टॉपिक, सीएसएस जैसा क्वेश्चन एकदम इजी रहेगा। ये सब क्या है, चाइल्ड्स प्ले, बच्चे का खेल है, बस पढ़ा और आंसर कर दिया एक बार में। तो अब आप क्या है, जो मैंने शुरू में कहा था पहले लेक्चर में, कि 5 मिनट भी नहीं लगेगा पूरे 33 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ओके, चलिए आगे बढ़ें। देयर हैज बीन ए फाइट ओवर समथिंग पर्सनल बिटवीन दिनेश, टू वेरी गुड फ्रेंड्स, both have asked him to decide which one of them was right. Dinesh see this as a tough thing to decide. Answer the following question. What advice would you give him? यार दिनेश का दो दोस्त जो है, अच्छा दोनों अच्छा दोस्त है, आपस में लड़ गया, वो किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, और दिनेश के दोनों दोस्त ने उससे आगे पूछा दिनेश से, ये बताओ कि हम दोनों में से कौन सही है। तो दिनेश का दोनों अच्छा ही दोस्त है, दिनेश को ये फैसला करने में बहुत दिक्कत हो गया कि दोनों में से कौन अच्छा है। ठीक है, कौन सही है कौन गलत, इसके लिए बहुत दिक्कत हो गया दिनेश को। तो क्या करना चाहिए, उसमें कह रहा है कि आपको ये सजेशन देना है कि दिनेश को क्या करना चाहिए। तो दिनेश को क्या करना चाहिए, तो दिनेश मस्ट नॉट इंटरफेयर एट ऑल टू देम straight away, that he will not decide for them. If they don't like it, that's their problem, nothing to do with them. क्या दिनेश को ये कहना चाहिए कि ये तुम्हारे बीच का मामला है, आपस का तुम्हारा मामला है, तुम लोग अपने मिलकर सुलझाओ, अपने समझो, हमको इसमें पढ़ना ही नहीं है और हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये कहना चाहिए दिनेश को। कह रहा है ये सही है, नहीं, ये अच्छे दोस्त का ये बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो इस तरह से कह के हम पल्ला झाड़ के निकल जाए साइड से, कह के मेरा कोई मतलब नहीं, तुम लोग लग रहा लड़ाई झगड़ा किया, तुम लोग समझो, मैं कुछ नहीं जानता।
ठीक है, इस तरह से कोई अच्छा दोस्त कर ही नहीं सकता। वो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सुलझाने की कोशिश करेगा। ओके, दूसरा पढ़ते हैं। Dinesh must have both of them sit down and tell them that he must not be the one to decide as it is an issue between the two of them. Also ask them to sit together and talk it over calmly to reach an understanding. दिनेश को ये कहना चाहिए कि दोनों को आपस में साथ में सामने बैठाना चाहिए और कहना चाहिए कि ये तुम लोगों के बीच का मैटर और जो भी हुआ है, ठीक है, इशू है, ये छोटा सा इशू है, तुम दोनों के बीच का है, ठीक है, इसलिए तुम दोनों सामने साफ साफ बैठो, एक दूसरे के पास बैठो और अशांति से एक दूसरे से बात करो और एक मजबूत यानी कि एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग की तरफ पहुंचो, यानी एक अच्छा डिसीजन लेके एक पॉइंट पहुंचो। ये खुद बैठो सामने, दिनेश सामने बैठा रहेगा और ये अपने दोस्त को कहे कि तुम दोनों आपस में बात करो कि क्या प्रॉब्लम हुआ, क्यों ये इशू आया, और ठंडे दिमाग से सोचने के बाद एक अच्छे से नतीजे पर पहुंचो। तो क्या ये सही है? हाँ, यही तरीका परफेक्ट है। जब कोई दो दोस्त में झगड़ा हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, बैठ के बीच में जज बैठ के फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि ये करना चाहिए दोनों को साथ में बैठा के आपस में अच्छे से दोस्ती कराने की कोशिश करना चाहिए और उसको कहना चाहिए कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है उसको हम लोग मिलकर बात करके रिजॉल्व कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं, बहुत छोटा सा इशू है, जो भी मिसकम्युनिकेशन है उसको दूर कर लिया जाए। ओके, बाकी सब पढ़िएगा तो बाकी सब अलग अलग। दिनेश मस्ट डू व्हाट दे आस्क एज दे बोथ आर डियर फ्रेंड एक्टिंग ए जज इज इज ड्यूटी। कह रहा जज की तरह बन के बैठ जाना चाहिए क्योंकि दोनों उसका दोस्त है तो उसे एक फैसला करना चाहिए और दोनों दोस्त को मानना चाहिए। ये क्या सही है? तो नहीं, दिनेश मस्ट लिसन टू बोथ साइड एंड डिसाइड फेयरली, whoever feels is right he should side by that friend, he surely can make a good decision। कह रहा है कि दिनेश को दोनों को दोस्त का क्या होना चाहिए, बात को सुनना चाहिए अच्छे से और जो सही है उसके तरफ फैसला कर देना चाहिए और उसी की तरफ बैठ जाना चाहिए और क्या होना चाहिए, यही सबसे अच्छा डिसीजन है। तो नहीं, इससे क्या होगा, दूसरा दोस्त क्या होगा, नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा कि दूसरी तरफ कोई डिसीजन आने से वो हट जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है जो ऑप्शन सेकंड में डिसाइड है। ओके, आई होप आपको सीएसएस का क्वेश्चन काफी अच्छा लगा होगा। यहाँ मैंने सीएसएस के सारे क्वेश्चन को मेंशन, सारे क्वेश्चन का आंसर मेंशन कर रखा है, तो 1 से लेकर 33 तक पूरे क्वेश्चन का आंसर यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है और इसमें आप अपना क्या कर सकते हैं आंसर। पहले मेरा यही सजेशन है कि पहले सीएसएस के क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करें। इसका पीडीएफ का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन वीडियो में डाल दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद एक एक करके आप क्या करेंगे, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर ए बी सी जो लगे आपको, आप अपने हिसाब से आंसर टिक करेंगे, एक पेज पे लिखेंगे और सारे क्वेश्चन को लिखने के बाद उसका आंसर लिखने के बाद तब यहाँ आंसर पे पहुंचेंगे और इससे मैच करेंगे कि आपने कितना आंसर सही दिया। और अगर आपको लगता है कि आपने लेस देन 50% आंसर क्या है सही किया है, यानी आपका क्वेश्चन जो आपका आंसर है 33 में से आपका सिर्फ 16 ही सही हुआ है और बाकी गलत है, तो आपको थोड़ा अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि आप जब तक 40% से ऊपर आंसर सही नहीं करेंगे आप पास नहीं करेंगे सीएसएस में। तो आपको 40% से ऊपर एक्यूरेट होने के लिए आपको 60% से ऊपर सही बना के आना होगा, तभी आपका 40% से ऊपर मार्क्स आ पाएगा, क्योंकि आप कितना कंफर्म होकर बनाएंगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर 1-2 क्वेश्चन हो ही जाता है। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी से करना होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि इसको खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब अच्छे से बनाइए, खूब अच्छे से समझिए क्वेश्चन और सबका आंसर प्रॉपर्ली कीजिए। ओके, ताकि आपका सीएसएस का एग्जाम काफी अच्छा जा सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।